नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी दिक्कत के। जो भी बच्चे आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिससे कि इस क्लास को स्टार्ट करने के लिए आप सभी को मैं बता देना चाहूंगा कि भौकाल पूरा जारी है, क्योंकि इस बार सिलेक्शन की आपकी बारी है। मैं आपको यह भी बता देना चाहूंगा कि जिस तरीके से चीजें आपकी आगे बढ़ रही हैं, वो किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आपको नहीं छोड़ेगा और आपको बेहतरीन तरीके से एक बेहतरीन मनुष्य बनाने के साथ साथ इस बार एक बेहतरीन दरोगा भी बना देगा। तो जो बच्चे क्लास के अंदर आए हैं, फटाफट इसके अंतर्गत मुझे बता दीजिए कौन कौन छात्र क्लास के अंदर आ चुका है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। क्लास को वी आर स्टार्टिंग। बात को समझिए, यहां पर जो अब होगा वो आप सभी याद रखेंगे। मैं आपको यहां पर एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ा देना चाहूंगा कि ये कोई आम सीरीज नहीं है। इस सीरीज का नाम है विजयी भवा सीरीज। इस सीरीज का नाम है विजयी भव सीरीज। आज विजयी भव सीरीज का टॉपिक बहुत खतरनाक है भाई साहब। इतना खतरनाक टॉपिक है कि या तो गांधी जी चला पाए थे एक टाइम पर, या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चला पाए, या फिर आज मैं चला रहा हूं। टॉपिक का नाम लिखिए, विजयी भव सीरीज। टॉपिक का नाम ही है विजयी भव सीरीज। आपको देखने को मिल जाएगा विजयी भव सीरीज। इस टॉपिक का नाम आपको देखने को मिल जाएगा, जो मैं यहां पे पूरा कराऊंगा। विजयी भव सीरीज के अंतर्गत मैंने कहा था कंप्लीट जीके जीएस। और ये कंप्लीट जीके जीएस भी किस सब्जेक्ट के, मतलब किसके लिए सर? यूपीएसआई के लिए, यूपी पुलिस के लिए, यूपी के बाकी एग्जाम्स के लिए। कंप्लीट जीके जीएस आपको यहां पर देखने को मिलेगा। कंप्लीट जीके जीएस आपको देखने को मिल जाएगा किस एग्जाम के लिए सर जी? ये आपको देखने को मिल जाएगा यूपीएसआई के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए, और यूपी के मेजर जितने भी एग्जाम्स है, जैसे यूपी होमगार्ड है, ठीक है लाठी बजाते हैं जो लोग। इसके अलावा आपको आपको लेखपाल देखने को मिल जाएगा। सबके लिए पॉलिटी, हिस्ट्री कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी यहां पर मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। हिंदुस्तानी मेरे भाई क्लास। नमस्कार दोस्तों, दोबारा से एक बार क्लास कनेक्ट हो चुकी है और काफी मुश्किलों के बाद यहां पर जो क्लास स्टार्ट हुई है, उसको आखिरकार क्लास को स्टार्ट कर ही दिया गया। ठीक है, कुछ तो परेशानियां हुई, लेकिन परेशानियों के बाद भी आज मैं आपके सामने स्पष्ट दिखाई आपको दोबारा से पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा बता देना चाहूंगा कि भाई यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड, लेखपाल और वीडियो जैसे एग्जाम्स के लिए इस क्लास को दोबारा से रिकनेक्ट कर दिया गया। विजय भव सीरीज है। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स सभी क्लासेस यहां होनी है। आज आपको देखने को मिल रही है क्लास नंबर 6, क्लास नंबर 6 आपको यहाँ देखने को मिल रही है, जिसको हम यहाँ पर आगे स्टार्ट कर रहे हैं। बिना परेशानी के इसके लिए आप रेडी रहना, जिससे कि आपको भी कोई समस्या ना हो। ठीक है, फटाफट मुझे बता दीजिए जितने बच्चे क्लास के अंदर जुड़ चुके हैं। देखो, परेशानियां आती हैं, बट उनसे रुक जाना हमारा काम नहीं है। ठीक है अब कोई भी टेक्निकल समस्या आपको पूरी क्लास में आपको नहीं देखने को मिलेगी। आपका बहुत बहुत आभार। जो बच्चे टिके रहे उनका बहुत बहुत आभार। जो बच्चे चले गए उनको उनके हाल पे छोड़ता हूं। ठीक है, लेकिन उनके और बालकों को यहाँ रोक के रखा। बाकी जो भी छात्र ऐसे थे वाईफाई जाने के बाद जो चले गए, आपकी भी अपनी व्यथा रही होगी, लेकिन उसके बाद अभी दोबारा से वाईफाई को रिकनेक्ट किया जा रहा है। नेटवर्क धीरे धीरे गिर रहे हैं। एक बार हम देखेंगे कि अगर कोई परेशानी ज्यादा होती है तो उसको हम उस हिसाब से देखेंगे। हालांकि अभी क्लास को पूरी तरीके से कनेक्ट कर दिया गया है और आपको आगे कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलो ठीक है। K2F मेरे भाई, कल संडे है, कल फ्री डे रहेगा। और यही तो मैंने कहा था। चलिए, क्लास को दोबारा से रिकनेक्ट किया गया। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ परेशानियों से। मैं तो सिर्फ इतना है कि मैं आपके समर्थन में खड़ा रह सकता हूँ परेशानियां विकट हो या कुछ भी हो मैं तो यही कर सकता हूँ। चलिए चलो भाई।
चलिए दोबारा से रिकनेक्ट तो किया गया, इंटरनेट चेंज कर दिया गया, पहले दूसरा इंटरनेट था, दूसरा इंटरनेट डाल दिया गया। स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी परेशानी के। चलो पहला ही सवाल आपके सामने देखने को मिल रहा है। क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बारे में आप बताइए। कौन सा कथन आपको सही नहीं देखने को मिलता, इसके बारे में फटाफट से मुझे बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसके बारे में आप मुझे बता दीजिए थोड़ा सा कि कौन सा स्टेटमेंट आपको सही नहीं देखने को मिलता। ठीक है, चले चलिए भाई, चलिए भाई, रिकनेक्ट कर दी गई है क्लास फिर से। अगेन अ रिकनेक्शन। सर्वर अपने हाथ में नहीं है, वरना बहुत कुछ किया जा सकता था। देखो हाथ में बहुत सारी चीजें नहीं है, ठीक है, निश्चिंत रहिए। ठीक है, आप सभी का दोबारा से बहुत बहुत आभार। और मेरे चेहरे पे अगर आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है तो वो सिर्फ आपको चेहरे पे दिखाई देगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए, मेहनत करने के लिए जज्बा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना परेशानी के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो इसने प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े थे। क्या ऐसा जोड़ा गया था? करेक्ट है। इसने मौलिक कर्तव्यों में भाग 4 शामिल किया था। बिल्कुल सही है। इसने राष्ट्रपति को संविधान संशोधन पर स्वीकृति देना अनिवार्य कर दिया था। ठीक है। इसने नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार पर वरीयता प्रदान करी थी। यह स्टेटमेंट गलत है। ऐसी वरीयता कभी भी प्रदान नहीं की गई थी। ऐसी वरीयता कभी भी प्रदान नहीं की गई थी। बच्चे अभी कम है, लेकिन टेलीग्राम में शेयर होने के बाद हो सकता है जो बच्चे चले गए हैं वो वापस आ जाएं। ठीक है, चलो टेलीग्राम में शेयर किया जा चुका है। दूसरे नंबर का सवाल, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित मूल संरचना सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संविधान की मूल संरचना का अंग नहीं है? यह बच्चा आपके आया था यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 23/8/2024, पहले शिफ्ट में आपको ये देखने को मिला था। फटाफट मुझे बताइए। ठीक है, चलो फटाफट इसके बारे में बताते हैं। देखो चर्चा कर लेते हैं। संविधान की सर्वोच्चता, क्या ये जो चीज है ये बेसिक स्ट्रक्चर में आती है? क्या आपकी न्यायिक समीक्षा आती है? क्या डीपीएसपी आते हैं? क्या सेक्युलरिज्म आते हैं? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित मूल संरचना सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संविधान की मूल संरचना का अंग नहीं है? कौन सा ऐसा है जो संविधान की मूल संरचना का अंग आपको देखने को नहीं मिलता? ठीक है, चलो तो बता देते हैं इसके बारे में क्या चीजें आपको देखने को मिलती है। क्या चीज ऐसी है जो केशवानंद भारती के केस में मूल संरचना का अंग आपको देखने को नहीं मिलता? सबसे पहले केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस था, 1973 का केस आपको देखने को मिलता है। अगर मैं बात बताता हूं कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं है, शुरुआती तौर पर संविधान में देखने को नहीं मिलता। पंथ निरपेक्षता संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं है। कारण है संविधान की सर्वोच्चता। यह आपको देखने को मिलता है संविधान में शुरुआत से रहा है कि संविधान सर्वोच्च रहेगा। दूसरा पॉइंट इसके अंदर रहा है जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 137, ये भी शुरुआत से रहा है। डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी आयरलैंड से लिए गए थे, शुरुआत से रहा है। अमेरिका से लिया गया था, शुरुआत से रहा है। ब्रिटेन से लिया गया था, शुरुआत से रहा है। बट इसमें पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है आपका कि सेक्युलरिज्म, देखो सेक्युलरिज्म संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण क्या है वो ध्यानपूर्वक समझना। उसके पीछे का कारण यह है कि सेक्युलरिज्म को 42nd CAA 1976 के द्वारा जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया था। इसमें आप थोड़ा सा याद रखना, याद रखेंगे, शाबाश, खींचो मीटर। अगला सवाल, 73वें और 74वें संविधान संशोधन, 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। इन संशोधनों ने संविधान में क्रमशः भाग 9 और भाग 9 ने जोड़े थे। दूसरा, पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण अनिवार्य कर दिया था। बच्चे ये 73rd में ही कर दिया गया था। इन संशोधनों ने 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी थी। इन संशोधनों के द्वारा 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। परफेक्टली इसके अंदर 11वीं और 12वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी। ठीक है, इसके बारे में भी आप याद रखना। राज्य वित्त आयोग का गठन वैकल्पिक बनाया गया था। अगर मैं बात करूं, ऐसा नहीं था, ऐसा कोई टर्म नहीं था। शुरुआती तीनों ठीक है, लेकिन बाद में आपको ठीक देखने को नहीं मिलता। रुको, देखो एक चीज और मैं आपको बताऊं कि अभी क्लास के अंदर बहुत सारी समस्याएं हुई और बहुत सारी समस्याओं के बाद हमारी क्लास जो है रीस्टार्ट हो पाई। और इसके पीछे मैं ये नहीं कहना चाहता कि किसी व्यक्ति का हाथ है या किसी कुछ है, कुछ टेक्निकल समस्या भी हो सकती है, 70 चीजें हैं। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आप जीवन में जलेबी खाइए, चीजों में बेहतर रहिए। जीवन में जो आपको मिलना है वो आपको जरूर मिलेगा, और कोई भी बाधा आपका मार्ग रोकती है तो वो नहीं रोक सकती। मैं एक कनका ले लेता हूं, ठीक है, क्लास में नहीं खाता हूं, तो बस थोड़ा सा ही खा के बस आपको इतना बता देना चाहता हूं कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में? कोई नहीं।
आगे बात करते हैं। लीजिए अगला सवाल है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान को प्रभावित किया था? चलिए बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978 के बारे में हम बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सिंपल है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बताया गया। परफेक्ट है, ये भी सही है। अनुच्छेद 356 के राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को रोकने के उपाय किए गए, ये भी सही है। आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को निलंबन को समाप्त कर दिया गया, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव इसके अंदर करेक्ट है, क्योंकि ये सभी चीजें 1978 में आपके किए गए थे। ठीक है, इसके बारे में तगड़े तरीके से आप याद रखेंगे, कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगर सवाल ये रहा 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये किस चीज से रिलेट करती है? आज की क्लास संविधान संशोधन की क्लास है। संविधान संशोधन के अंदर वो सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शामिल होते हैं जो बहुत बहुत जरूरी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट पुलिस आगे, पुलिस क्लास के अंदर आ चुका है, फटाफट इसका आंसर भी आप करेंगे जिससे कि चीजें क्लियर हो पाए। द 10th शेड्यूल एडेड बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 रिलेटेड टू व्हिच यूपीपी कांस्टेबल प्री 2013 में आपको सवाल देखने को मिलता है। सवाल के जवाब की बात करते हैं, देखो करेक्ट की बात करते हैं। भूमि सुधार आपको देखने को मिल जाएगा 9वीं अनुसूची में, आपको भूमि सुधार देखने को मिल जाएगा 9वीं अनुसूची में, आपको भूमि सुधार देखने को मिल जाएगा जो 1951 में एड ऑन किया गया था। दल बदल विरोधी प्रावधान, एंटी डिफेक्शन प्रोविजन जो आपको यहां देखने को मिलेगा, क्या एंटी डिफेक्शन प्रोविजन जो आपको देखने को मिल जाएगा, जो एंटी डिफेक्शन प्रोविजन है, इसके बारे में पूर्ण चर्चा याद रखेंगे। एंटी डिफेक्शन आपको कहां देखने को मिलता है सर? दल बदल विरोधी प्रावधान आपको कहां देखने को मिलता है सर? दल बदल विरोधी प्रावधान आपको देखने को मिलता है 10वीं अनुसूची में। पंचायती राज व्यवस्था आपको देखने को मिलती है 11वीं में। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया आपको देखने को मिलता है शेड्यूल 5 के अंदर देखने को मिल जाता है। करेक्ट है, पूछा गया 10वीं में दल बदल विरोधी प्रावधान देखने को मिला है। ठीक है, याद रखोगे हाई कि नहीं? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया तरीके से। अनुपम सैनी खींच कर रखो मीटर को। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है? देखो शुरुआती तौर पर संविधान के अंदर संशोधन किए जा रहे थे, छोटे छोटे संशोधन हो रहे थे, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन किया गया तो उसने संविधान को पूरी तरीके से बदल के रख दिया, संविधान को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। इस वजह से कहा जाता है उसको मिनी संविधान के तौर पर जाना जाता है। जैसे आर्टिकल 368 के 4-5 के अंदर परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 368 के 4th क्लॉज में, आर्टिकल 368 के 5 क्लॉज में, दोनों में ही परिवर्तन किया जाता है। इसी के साथ साथ हम बात करें 352 के 5वें में परिवर्तन किया जाता है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि राष्ट्रीय आपातकाल अगर आपको लगाना है, ठीक है, सीजीएल वाले देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते? अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हमें नेशनल इमरजेंसी लगानी है, हमें क्या लगाना है? नेशनल इमरजेंसी आपको लगानी है। क्या लगानी है बच्चे? नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 के अंदर उल्लेखित है, 352 में उल्लेखित आपको देखने को मिलता है, उसकी मैं चर्चा यहां पर कर रहा हूं, उसकी चर्चा मैं यहां पर कर रहा हूं। ठीक है, 352 की चर्चा मैं यहां पर कर रहा हूं। और अगर ये आप लागू करना चाहते हैं देश के अंदर, तो सर क्या यह आप भारत की किसी एक भाग में लगा सकते हैं या ये संपूर्ण भारत पर लगानी पड़ेगी? देखो केस 1 तो इसमें ये बनेगा, मैं आपसे पूछूं, केस 1 तो ये लगेगा एंटायर इंडिया में, कि ये एंटायर इंडिया में लगेगी, एंटायर इंडिया में। केस 2 क्या कहता है? केस 2 कहता है कि ये किसी एक विशेष हिस्से में भी लग सकती है, यानी विशेष क्षेत्र में भी लागू हो सकती है, विशेष क्षेत्र में लागू हो सकती है। क्या ये भी संभव है कि यहां लगा दी, 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 विशेष क्षेत्र में भी लग सकती है? क्या ये संभव है? फटाफट बताइए। देखो अगर मैं करेक्ट आंसर बताऊं, जी हां, विशेष क्षेत्र में भी लागू हो सकती है और ये बातें संभव है। केस 2 में जो लिखा हुआ है विशेष क्षेत्र में लागू होना, दिस इज पॉसिबल, बट माय सन इसके अंदर परेशानी सबसे बड़ी क्या है? देखो ये शुरुआत में ऐसा नहीं था, ये क्या है? आफ्टर 42nd अमेंडमेंट, आफ्टर 42nd अमेंडमेंट 1976 ये विशेष क्षेत्र में लग सकती थी, लेकिन उससे पहले पूरे भारत में ही लागू होती थी। ठीक है, चलो हम बात करते हैं, चीजों को क्लियर करते हैं। अगर पूछा जा रहा है मिनी संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है 42वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन आपको जो देखने को मिलता है इतना जरूरी नहीं था, ठीक है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और 61वां संविधान संशोधन जो आपको देखने को मिलता है, 61वां संविधान संशोधन, ये भी इतना ज्यादा कोई गुल खिला के नहीं गया। हाँ, 44वां संविधान संशोधन जरूरी है 1978। 42वें संविधान संशोधन में जो परिवर्तन किए गए थे उनमें से मेजरों का चेंज कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, लीजिए। 86वां संविधान संशोधन एक्ट 2002 यूपी कांस्टेबल 2013, राइट टू चिल्ड्रंस मेड अ फंडामेंटल राइट। और अच्छा, मैं अगर आपसे बात करूं कि आपको 20 रुपए यहां पर आते हुए दीपक यादव की तरफ से, वाह वाह दीपक वाह। ठीक है, चलो देखो अगर हम बात करें दीपक पाजी
इसमें बहुत ध्यान थी, मेरी बात ना सुनी हो एक बार। 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके थ्रू आपके कुछ आर्टिकल ऐड होते हैं। 21A, आर्टिकल 45, ठीक है, ये मेजर है। इसके अलावा 51A का के भी आपका ऐड होता है। ये है फंडामेंटल राइट, ये है डीपीएसपी और ये है आपके फंडामेंटल ड्यूटी। है तीनों में शिक्षा के बारे में, पर तीनों का पॉइंटर अलग अलग है। अगर हम पूछे 6 से 14 वर्ष का स्लैब इसमें रखा गया था, जिसमें बच्चों की शिक्षा के बारे में चर्चा की जाती है। लेकिन राइट टू एजुकेशन एक्ट आपको कब देखने को मिलता है? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लागू होता है 2010 में। इसके लिए भी थोड़ा सा आप याद रखना, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से। सर 61वां आपको याद नहीं आ रहा, 61वां संविधान संशोधन याद नहीं आ रहा एक बच्चे को, बट वो 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। इसके अंदर जो एज है, जो एज ग्रुप आपके रखे गए थे वोटिंग के लिए, वो 21 से घटा के 18 कर दिए गए थे। ये था 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। ये लीजिए, अगला सवाल ये रहा, बिना परेशानी के आपके सामने 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने वस्तु व सेवा कर जीएसटी लागू किया था। अगर मैं बात बताऊं, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 लागू होता है 1 जुलाई 2017 से। लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। जो जीएसटी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रांस है। हमारे यहाँ जो मॉडल चलता है, दिस इज कैनेडियन मॉडल, जो हमारे यहाँ चलता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 122वां विधेयक आपको देखने को मिला था, 122वां विधेयक आपको देखने को मिला है। इसको हमारी होम मिनिस्ट्री अमित भाई ने पेश किया था, अमित शाह जी के द्वारा। इसने अनुच्छेद 246 से जोड़ा, जो केंद्र और राज्य का समवर्ती रूप से जीएसटी लगाने की शक्ति देता है। परफेक्ट है। 268 अनुच्छेद जोड़ा, जो कि अंतरराज्यीय व्यापार परिषद में जीएसटी से संबंधित है। देखो, ये पॉइंट अगर हम देखते हैं, ये गलत है। अंतरराज्यीय व्यापार में ये 269A में है, ना कि 268 में। 269A में है, ना कि 268A में। ये स्टेटमेंट गलत है लाइव। अगर हम बात करें, जीएसटी परिषद को संवैधानिक निकाय रखा गया, क्योंकि 270A में इसका उल्लेख है। इसके अंदर 33 सदस्य भी रखे जाते हैं, 33 सदस्य रखे जाते हैं, जिसका प्रमुख कौन होता है? तो जी प्रमुख आपको देखने को मिलता है, इसका फाइनेंस मिनिस्टर प्रमुख होता है। करेक्ट आंसर है पहला, दूसरा, चौथा। पहला, दूसरा, चौथा ही इसके अंदर करेक्ट आंसर है। फटाफट बताइए। 40 रुपए का यहां पर योगदान किया जाता है, ठीक है। यानी आज की क्लास के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि लोग रिकॉर्ड बनाने के लिए आए हैं, वो भी सुपर चैट का रिकॉर्ड, क्योंकि यहां एक तरफा निक्की के द्वारा आपकी बार पैसे दे दिए गए हैं कि लीजिए सर, खाइए समोसा, ठीक है। क्लास के अंदर परेशानियां आती रहेंगी, लेकिन समोसे नहीं रुकने चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। परेशानियां आएंगी जाएंगी, परंतु ये क्लास चलती रहेगी, लोगों का सिलेक्शन होता रहेगा, विजय बाब सीरीज भौकाल मचाती रहेगी। स्टार्ट कर रहे हैं बिना किसी परेशानी के मेरे भाई। ये लीजिए सवाल आपके सामने। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में मतदान की आयु को कितने वर्ष से घटाकर 18 कर दिया गया था? इसको स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था? दैट इज बाई राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इसके बारे में बहुत तगड़े तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है। भौकाल पूरा जारी है। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, एक और स्पेशल रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, कि सर ये सोनी के द्वारा दिए गए थे। उन्नाव से प्रणाम भी आ रहा है, प्रणाम को स्वीकार किया जाता है। देखो, करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 की मैं बात करता हूं, तो इसमें मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। इसको क्या कहा जाता है? सर, इसके अंदर युवाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी को बढ़ाना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? युवाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी को बढ़ाना इसका कार्य होता है। युवाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी को बढ़ाना, युवाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी, युवाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी को बढ़ाना, ये इसके अंदर आपको काम देखने को मिलता है कि युवाओं की जो भी प्रत्यक्ष भागीदारी है उसको बढ़ाए जाने का काम किया जाता है, इसके थ्रू ही किया जाता है। गोरखपुर से प्रणाम स्वीकार किया जाता है। क्रिएटिव पाजी, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 ने किस वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था? जोरदार जोरदार जोरदार। आपसे एक और सवाल पूछा जा रहा है, जिसके बारे में आपको चर्चा करनी है, जिसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। बहुत तगड़े तरीके से बताइए। आपसे पूछा जा रहा है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, इस तरीके का कोई कंडीशन ही नहीं होती। हाँ, आपसे पूछा जा सकता है 102वां संशोधन जो था, जो 2018 में हुआ, वो किसको आरक्षण प्रोवाइड करता है? धार्मिक अल्पसंख्यक, रिलीजियस माइनॉरिटी। इंडिया में चर्चा तो होती है, बट इनको ओबीसी में रखा जाता है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनके लिए कंडीशन शुरुआती तौर पर 15 के 4 में क्रिएट कर दी गई हैं। अगर मैं करेक्ट आंसर करता हूं तो ये ईडब्ल्यूएस की चर्चा की जाती है कि 10% आरक्षण फॉर यूआर, जिनको कोई और आरक्षण नहीं मिलता, उनको यूआर में कंसीडर किया जाता है, और ये उन्हीं के लिए कार्य करने वाला एक अधिनियम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। याद रखेंगे,
याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं सारे, एक बार लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। 102वें संविधान संशोधन के अंदर बात की जाती है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी। आर्टिकल कौन सा है? 338 बी। सवाल के पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ओबीसी के अधीन यह काम करता है, ठीक है। चलो अगला सवाल। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? आसान है, यह आपके किसी भाग में नहीं जोड़े गए, यह प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। आर्टिकल 1 बताता है भारत का जो क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र विस्तार क्या है, भारत के अंतर्गत आपको किस प्रकार से क्षेत्र विस्तार देखने को मिलता है, यूनियन टेरिटरी कहां से कहां तक है, स्टेट कहां से कहां तक है, वो सारी चर्चा यहां पर की जा रही होती हैं। दूसरा, आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपको चीजें बताई जाती हैं। आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 कहता है वाक व अभिव्यक्ति की आजादी रहेगी, इसके बारे में चर्चा की गई है। दूसरा 51A, इसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिलती हैं। कैच के याद रखेंगे, प्रस्तावना करेक्ट आंसर है। हम भारत के लोग, प्रस्तावना के भाव को अमेरिका से लिया गया, जबकि प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। लीजिए अगला सवाल। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 किससे संबंधित है? 97 संविधान संशोधन की चर्चा कर रहा हूं, यह किससे संबंधित है? फटाफट बताइए, संबंधित किससे देखने को मिलता है? सर जी, 97वां संविधान संशोधन 2011 रिलेट करता है सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जे से। सहकारी वुमेन रिजर्वेशन से कौन सा रिलेट है? राइट टू एजुकेशन से कौन सा रिलेट है? राइट टू इंफॉर्मेशन से कौन सा रिलेट है? इन सब के बारे में चर्चा कर दीजिए, भौकाल बना दीजिए। चलिए, कैसन बानी, तुम्हार बात समझ आवत कि नहीं? ठीक है ठीक है, मैं जानता था आप मुझे पहचानेंगे नहीं, इसलिए मैं अपने साथ अपने मित्र को लाया हूं। कोई बात नहीं, मैं आपको भी पहचानता हूं, ठीक है। एक और सुपर चैट क्लास के अंदर आती हुई, कोई दिक्कत नहीं है, आज खुल के सुपर चैट कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। लगता है आज क्लास मेरी त्रेता युग में पहुंच गई है, नहीं द्वापर में पहुंची है, नहीं ये पहुंची कलयुग में पहुंची है, महाभारत के टाइम पे पहुंच गई लग रहा है क्लास, वहां दानी है लोग चलिए देखो बच्चे, 97वें संविधान संशोधन 2011 जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी के तौर पर जाना जाता है, इसके अंदर कुछ आर्टिकल्स आते हैं। 19 फर्स्ट का सी आपको देखने को मिल जाता है, 43B आपको देखने को मिलता है, और संविधान का भाग 9 भी देखने को मिलता है। 243 ZH से लेकर ZT सब इसी के अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। तो अगर पूछे महिला का आरक्षण कब आता है, वुमेन रिजर्वेशन, सर ये 73rd संशोधन में भी आपको देखने को मिला था, जो 1992 में आया था, 1992 में आया था। इसके अलावा जो 106वां संशोधन में भी देखने को मिलता है, संशोधन में भी आपको देखने को मिलता है, जो कि 2024 में आपको देखने को मिला है। राइट टू एजुकेशन जैसा मैंने बताया 86 CAA में आपको देखने को मिलता है, जो 2002 में आपका आया था। राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए एक्ट आता है, जो 2005 में आया था, एक संवैधानिक प्रकार का एक्ट है, यानी स्टैच्यूटरी बॉडी में आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल। गोरखनाथ बनाम पंजाब किस 1967 सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था? सर्वोच्च न्यायालय ने इसके अंतर्गत क्या निर्णय दिया था? गोरखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, संसद किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है। मूल संरचना सिद्धांत स्थापित किया, न्यायिक समीक्षा को समाप्त किया। जुडिशियल रिव्यू तो आज भी समाप्त नहीं है, जुडिशियल रिव्यू तो आज भी लगता है, ठीक है। देखो अगर मैं इसके अंतर्गत मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो जो अबॉलिश जुडिशियल रिव्यू खत्म नहीं हुआ, जुडिशियल रिव्यू आज भी है। आर्टिकल 137 में देखने को मिलता है किसी भी फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, देखा जा सकता है वो संविधान के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं, ये देखा जा सकता है। दूसरा है संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यह कहा गया था कि जो फंडामेंटल राइट है ना जानी, वो सबके सब संविधान की मूल आत्मा है, वो संविधान की मूल आत्मा है। कहा कि भाई फंडामेंटल राइट संविधान की मूल आत्मा है, परंतु मूल भाग नहीं है। और जब वो कह रहे हैं मूल भाग नहीं है, तो इसके अंदर मतलब संशोधन असंभव या संभव ही नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा इसके बारे में भी याद रखेंगे। संसद किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है, वो चीज पहले से डिसाइडेड है। एस्टैब्लिश बेसिक स्ट्रक्चर ये 1973 में किया गया था इन केशवानंदा केस। ये केशवानंदा भारती के केस में इस तरीके से किया गया था वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। इसके अंदर ये तरीके की बातें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। अगला सवाल बताइए, सवाल नंबर 16। 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के संदर्भ में सही कथन क्या है? 93वें संविधान संशोधन की बात चल रही है, जो आपको देखने को मिलता है 2005 में। 2005 में 93वें संविधान संशोधन आपको देखने को मिलता है। बताइए, बहुत तगड़ा संविधान संशोधन है। इसने ओबीसी के लिए आरक्षण प्रदान किया, बहुत बढ़िया। इसने शैक्षणिक संस्थानों में SC ST OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, सरकारी नौकरी में आरक्षण बढ़ाया,
क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू किया। सबसे पहले ओबीसी के कॉन्सेप्ट को हम समझाना चाहेंगे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओबीसी, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि ओबीसी कॉन्सेप्ट आखिरकार होता क्या है, तभी मैं आपको समझा पाऊंगा और तभी आप चीजों को देख पाएंगे इस लेवल पर। इस लेवल पर आप तभी चीजों को देख पाएंगे। समस्या आपको भी नहीं होनी चाहिए, समस्या आपको भी नहीं होनी चाहिए, फटाफट इसके अंदर समझेंगे कॉन्सेप्ट आपको क्या देखने को मिलता है। चलो मैं बताने की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले ओबीसी के लिए हम बात करते हैं। सर आज हम बहुत खुश हैं, क्या हुआ मेरे भाई, खुश काहे हैं आप आज? क्या आज उनसे फिर मुलाकात हो गई, जो सोचा ना था वही बात हो गई? यहां पे आप लिखेंगे, थोड़ा ध्यानपूर्वक समझते हैं, कॉन्सेप्ट को लिखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ओबीसी का कॉन्सेप्ट में लिख रहा हूं, अदर बैकवर्ड क्लासेस का कॉन्सेप्ट में लिख रहा हूं। ओबीसी आपको देखने को मिलता पहला कमीशन 1953 में, जो काका कालेकर की अध्यक्षता में बना था। काका कालेकर की अध्यक्षता में बना था, ठीक है। दूसरा आपको देखने को मिलता है 1978 में, बट ये फेल रहा था। दूसरा आपको देखने को मिलता है 1978 में, वर्किंग शुरू करता है 1979 से, वो है आपका बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ये है आपका ओबीसी 2 कमीशन, ये अगला ओबीसी कमीशन है, ठीक है। ये आपको देखने को मिलता है सर, दिस इज ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी कमीशन ही आपको देखने को मिलता है। इसी की सिफारिश पर 1993 में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिला। उसी समय क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट तभी बना दिया गया था। इसी समय क्या बना दिया गया था? क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट बना दिया था, यहीं पर बना दिया था क्रीमी एंड नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट यहीं पर डेवलप कर दिया गया था। क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट यहीं पर डेवलप कर दिया गया था। इसके बारे में आप बताइए फिर सर, क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर किस प्रकार से काम करती हैं? जो ऐसे फैमिलीज होते हैं जो 8 लाख प्लस कमाते हैं वो क्रीमी है। नॉन क्रीमी कौन होते हैं? जो 8 लाख से कम कमाते हैं। कई जगह पर इसको ओबीसी 1, कई जगह पर इसको ओबीसी 2 भी कहते हैं। कुछ इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आपको डेवलप हुआ था। बट जैसे ही मैं यहां पर बात कर रहा हूं 93वें संविधान संशोधन 2005 के लिए, इट प्रोवाइडेड रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन के लिए और बाकी चीजों के लिए इसमें रिजर्वेशन की बात की गई थी कि वो रिजर्वेशन कम ज्यादा कमती बढ़ती कुछ इसी प्रकार से मिलेगा, ठीक है। चलिए याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। अगला सवाल ये रहा, 24वें संविधान संशोधन 1971 ने किस निर्णय को पलटने का प्रयास किया था? देखो 1971 का केस है, केशवानंद भारती का केस आता है 1973 में। तो इस निर्णय को पलटने का प्रयास बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब खुद भी थोड़ी बुद्धि लगा के आप सोचो कि सर ये केस का अधिनियम 1971 का केस है, 1973 का ये हो कैसे सकता है? गोलकनाथ का केस आपका 1967 का है, ये हो सकता है। मिनर्वा मिल्स का केस 1980 का है। इंदिरा गांधी का केस 1975 का है। इंदिरा गांधी का केस कहां पे था? सर इंदिरा गांधी का जो केस चलता है वो आपका चला था, मतलब एक पर्सन का नाम लिया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में इनका केस चला था आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर। तो इसमें आप सीधे तौर पर बता दीजिए सर, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हुआ है, इसमें जो कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हुआ है गोलकनाथ का केस। तो जो गोलकनाथ केस है जो 1967 का है, इसी से संबंधित आपका ये रिलेट करेगा कि इसके निर्णय को पलटने का प्रयास यहां पर हुआ है। करेक्ट आंसर भी होगा, क्योंकि बाकी तो ऑप्शन सही नहीं हो सकते, कॉन्सेप्चुअली सही नहीं हो सकते, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली भी सही नहीं हो सकते, इसी वजह से तो मैंने इसके अंतर्गत बात की है, इसी वजह से तो मैंने इसके अंतर्गत आपकी बात की है, उसी वजह से मैंने आपको समझाया भी, ताकि आप इसको याद भी रखें और आपको कोई परेशानी भी ना हो, ठीक है। फटाफट आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे चीजें किस प्रकार से आपकी चलेंगी। आगे चीजें किस प्रकार से आपकी चलेंगी इसको भी आप देखना शुरू कीजिए। चलो और बताइए, ठीक है। सर भोपाल जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। मैं नहीं जा रहा भाई भोपाल। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 368 में यह प्रावधान किया कि राष्ट्रपति किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है? ये बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंदर कहा जाता है कि बाइंडिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब क्या है कि राष्ट्रपति को कोई भी सलाह दी गई और राष्ट्रपति उससे बाइंड हो गया, कि राष्ट्रपति को उस पर डिसीजन देना ही पड़ेगा। तो इसके संबंध में आप देखेंगे कि पहली बार जो डिसीजन दिया गया था वो आपको कब देखने को मिला था? राष्ट्रपति को कब यह डिसीजन देखने को मिला है? सर 24वां संविधान संशोधन 1971 में इस बात के बारे में चर्चा की गई थी। 24वां संविधान संशोधन 1971 में चर्चा की गई है। इसी में बताया गया था कि भैया राष्ट्रपति जो है वो बंध जाएगा और उसको अपने निर्णयों को पलटना पड़ेगा।
अकॉर्डिंग टू जो भी काउंसिल उसको डिसीजन देती है। अनुच्छेद 368 में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य था। 42वें संविधान संशोधन को इसको और सशक्त कर दिया गया, हालांकि इसको खत्म कर दिया गया था। इसको समाप्त कब किया गया सर? इसको समाप्त कब किया गया था? इसको समाप्त किया जाता है 44th CAA 1971 में इसको समाप्त कर दिया गया था। सीधे तौर पर याद रखना, सवाल था 19वां। 42वें संविधान संशोधन, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें परिवर्तन बहुत सारे थे। ठीक है, चलिए आगे है 44वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट आपको देखने को मिलता है 1978 में। इसके अंतर्गत क्या बात की जाती है सर? इसमें बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट थे जो यहाँ हुए थे, उनको यहाँ पर परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। बहुत बढ़िया यार, अच्छे बच्चे हैं आप तो। लीजिए, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये मुझे बताओ पहले कि 5th संशोधन जो आपको देखने को मिला है 5वें संविधान संशोधन में, संशोधन में क्या प्रावधान बने थे? क्या प्रावधान थे? इससे रिलेटेड सवाल आगे है। क्या प्रावधान थे 5वें संविधान संशोधन में? क्या प्रावधान थे ये भी बताना, सवाल आगे है इसका। 7वें का बता दीजिए। राज्यों का पुनर्गठन, भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण, मतदान की आयु को कम करना 61st देखने को मिलेगा 1989 वाला। दूसरा, ठीक है, एडिंग फंडामेंटल ड्यूटीज सर 42nd देखने को मिलेगा 1976 वाला। दूसरा, आरक्षण का विस्तार करना, ये अलग अलग आर्टिकल्स में आपको देखने को मिलता है। शुरुआती तौर पर तो आपको ये देखने को मिल जाएगा, अभी लेटेस्ट 103 में आपको 104 में आपको देखने को मिला लेटेस्ट 104वें संविधान संशोधन आपको लेटेस्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करें। जय श्री महादेव। आगे बात करें सीजीएल का बैच लाने के लिए थैंक यू बाबू। सीजीएल का नहीं है, वो कंप्लीट सभी एग्जाम्स का बैच है आपका। ठीक है, चलो आगे हम बात करते। लीजिए, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ने दल बदल विरोधी कानून में क्या परिवर्तन किया था? What changed did the 91st Constitutional Amendment Act 2003 make in the anti-defection law? इसने क्या किया था कि इसने मंत्री परिषद के आकार को सीमित किया, लिमिटेड द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। परफेक्ट है। अगर आपको याद हो तो मैं बहुत बार आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, चलिए एक बच्चा कह रहा है सर 10,000 से ऊपर की सुपर चैट क्यों नहीं हो रही? भैया इतने रुपए आप मुझे मत दो, इतने रुपए लेके मैं कहां जाऊंगा? तुम एक काम करो, आप ऐसा करिए कि आप किसी अच्छे व्यक्ति के लिए 2 अच्छे शब्द कह देना, उतना मेरे लिए पर्याप्त होगा। मैं मानूंगा कि मैंने आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाया। अच्छा बोलना सीख लीजिए, बस बहुत है। मैंने बताया कि भाई काउंसिल को लिमिट कर दिया जाता है। कहा जाता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इसकी जो मैक्सिमम साइज है, मैक्स साइज कितना हो सकता है? मैक्स साइज हो सकता है केवल 15% ऑफ मेंबर्स आपका मैक्सिमम साइज हो सकता है। 15% ऑफ मेंबर्स इसके अंदर मैक्सिमम साइज हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दल बदलुओं को मंत्री या सदन के किसी लाभकारी पद पर नियुक्ति से प्रतिबंधित किया था। जी हाँ, इस तरीके का कॉन्सेप्ट भी किया था। इसमें 1/3 कॉन्सेप्ट को भी समाप्त कर दिया गया था। इसके अंदर 1/3 कॉन्सेप्ट को भी समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ये तो किया ही किया था, साथ में 1/3 कॉन्सेप्ट को ही। ठीक है ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, और साथ में 1/3 1/3 कॉन्सेप्ट को भी 2/3 से परिवर्तित किया गया था। 2/3 से परिवर्तित किया गया था, 2/3 से परिवर्तित किया था। इसके बारे में भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे। कोई समस्या है? ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। बहुत तगड़ी चीज लिख रखी है अनुपम ने। 69वें संशोधन अधिनियम 1991 ने किस विशेष संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया था? बताइए। बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत ही तगड़ा सवाल आपको देखने को मिलेगा। विशेष दर्जे की बात की जा रही है, ये किसको दर्जा दिया गया था, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो फटाफट बताइए। ये लोगों की संख्या गिर काहे रही है बे? कौन है जो कमजोर करेजे वाली क्लास के अंदर आ रहे हैं? कमजोर करेजे से काम ना चलतवा बाबू। ठीक है, घर जाए सो जाई। अच्छा, जो बिहार से या फिर ईस्टर्न यूपी से कुछ बच्चे हैं, घर जाए सो जाई बाबू, ये क्या है? मतलब मैंने बहुत जगह कमेंटों में देखा है, ये कह रहे होते हैं घर जाओ सो जाई बाबू। ठीक है, बाधाएं आती हैं आए, घिरे घोर घटाएं, मैं अपने पथ से डिगूंगा नहीं, मैं अपने पथ से हटूंगा नहीं। यही मेरा विचार है, यही दृढ़ संकल्प है। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, दिल्ली को एनसीआर के रूप में परिवर्तन किया जाता है। हालांकि यूपीएससी 2021 में जब ये सवाल पूछा तो इसमें पुदुचेरी को भी यहीं पर स्टेटस मिला था। पुदुचेरी भी 239 ए में ही आपको देखने को मिला था, इसको भी स्पेशल स्टेटस यहीं पर मिला था। इसके बारे में याद रखेंगे आप।
चलिए आगे हम बात करते हैं, ठीक है। 239 ए में है, ये भी 239 ए के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। अच्छा, मैंने आपको बताया था, जैसे मैं पढ़ा रहा होता हूं, तो एनसीआर के अंदर आपको यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट्स आपको यहां देखने को मिलते हैं। बाकियों की भी चर्चा करता हूं हालांकि मैं, बट यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आपको यहां देखने को मिलेंगे। बाकियों की चर्चा भी करता हूं, वो भी समझिए। देखो बच्चे, अगर मैं दिल्ली को एक नेशनल कैपिटल के तौर पर परिवर्तित कर रहा हूं, ठीक है, मैं दिल्ली को एक नेशनल कैपिटल के तौर पर परिवर्तित करता हूं, दिल्ली को एनसीआर बना रहा हूं, तो इसके अंदर आपको 11 डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा आपको देखने को मिलता है 2 राजस्थान के आपको देखने को मिलते हैं, हरियाणा के कितने हैं और यूपी के कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बताइएगा। ये तभी आपको देखने को मिलते हैं, यूपी के 8 आपको देखने को मिलते हैं, हरियाणा के भी बताइए कितने हैं। आगे हम चर्चा करते हैं, ये लीजिए 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के बारे में क्या सही है। 104वां संविधान संशोधन 2019 में आता है और 1 जनवरी 2020 में लागू होता है, ठीक है। आता कब है? 2019 में आपको देखने को मिलता है। 104वां संविधान संशोधन 2019 में आपको देखने को मिलता है और 2020 में यह लागू होता है। तो पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपसे यह कहती है कि इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि माट साहब इसके अंदर चीजें का देखत रहे, ठीक है। चलो फटाफट बताओ। देखो, अगर मैं बताऊं ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया, सर वह 103वां था, बात खत्म। एससी एसटी के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया, स्टेटमेंट सही है। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, ऑलरेडी मिल चुका है। महिला आरक्षण विधेयक पारित किया, 106वां है ये, 106वां है। यूपीएससी बैच में 2017 वाले में पूछा गया था, 2017 वाले में देख रहे हो, 2017 वाले पेपर में पूछा गया था, बट ये सच कैसे हो सकता है यार, 2021 वाला होगा ये, ठीक है। करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको एससी एसटी के लिए लोकसभा और विधानसभा के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया था, ठीक है। 25वां संविधान संशोधन 1971 के अंतर्गत संविधान के किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया था? 25वां संविधान संशोधन देखने को मिलता है जो 1971 में देखने को मिला था। इसके बारे में हम बात करते हैं कि यह आपको किससे रिलेटेड आपको देखने को मिलता है। फटाफट इसके बारे में चर्चा करते हैं, फटाफट बताओ सर। 25वें संविधान संशोधन के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में चीजें बताई जाती हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहां पर मैं आपको क्लियर बताता हूं। आर्टिकल 31 के, जिसको राइट टू प्रॉपर्टी कहा जाता है, संपत्ति का अधिकार कहा जाता है, इसको हम समझाने का प्रयत्न करते हैं। सर आर्टिकल 31 के अंतर्गत ही परिवर्तन किया जाता है। इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या होगा, इसको जस्टिफाई किया गया था। व्हाट इज प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आपको यहां देखने को मिलता है। व्हाट कैन बी प्रॉपर्टी, व्हाट कैन बी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, इसके बारे में चर्चा की गई है। संपत्ति क्या हो सकता है, इसके बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 31 के अंतर्गत ही यह चर्चा की जाती है, ठीक है। चलो बिना किसी परेशानी के अगला सवाल, 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 किससे संबंधित है, बताइए। 77वां संविधान संशोधन 1995 किस चीज से रिलेट यह करता है, किस चीज से रिलेट करता है? लाइक भी कर दो भाई, क्लास को 500 के पार पहुंचाते हैं, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं बिना परेशानी के 77वें संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, हालांकि इस चीज को वर्तमान में रद्द कर दिया गया है, वर्तमान में यह कार्य नहीं करता, तब यह पहले कार्य किया करता था, ठीक है। चलो सर आप किस एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं? मैं जिस भी एप्लीकेशन पे पढ़ाता हूं वो एप्लीकेशन मेरी बन जाती है, क्या बात कर रहे हैं, मैं अपनी ही एप्लीकेशन पे पढ़ा रहा होता हूं। सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पे पढ़ाता हूं बच्चे, लोगो आपको कॉर्नर पे दिख रहा होगा। मैंने आपको बताया 77वां संविधान संशोधन 1995 रिलेट करता है किस चीज से? सर एससी एसटी में पदोन्नति में आरक्षण, रिजर्वेशन इन द प्रमोशन फॉर एससी एसटी। वर्तमान में इसे रद्द कर दिया गया है, वर्तमान में कार्य नहीं करता, लेकिन याद रखना ये प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात करता है एससी एसटी के लिए, ठीक है। सीधे तौर पर आप याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने किस संविधान संशोधन के किन प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया था? देखो मिनर्वा मिल्स का जो केस आपको देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट केस आपको देखने को मिलेगा मिनर्वा मिल्स का केस। इसके अंदर फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के अंदर एक बैलेंस क्रिएट किया गया था कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में किस लेवल का बैलेंस आपका हो सकता है, उसके बारे में यहां पर चर्चा की गई थी। अगर हम बात करें इसमें क्या क्या चीजों के अंदर परिवर्तन किया गया था, ये सवाल है यूपी कांस्टेबल प्री 2013 का। देखो यूपी के अंतर्गत जब सवाल आते हैं तो भैया घर जाए सो जाए बाबू, ऐसा सवाल आवत रहे, एकदम जबर सवाल पूछे रहे। लेकिन अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़त रहे हमारी क्लास से, तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं आनी, कोनो दिक्कत नहीं आवत वा, ठीक है। तो ठीक है, अब बात को समझो भाई। देखो यार
जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के जितने भी सवाल बने हैं इस तीन तो गणे हार्ड बने हैं। अगर आप ध्यान से देखो एक बार तो आपको समझ में आ जाएगी, ध्यान से ना देखो तो फिर हमें समझ में को नहीं आ। देखो अगर मैं बात बताऊं 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर जो धारा 4 और 55 देख रहे हो आप, इन दोनों के अंदर संशोधन आपका किया गया था। 44वें संविधान संशोधन ऑलरेडी इन चीज को यहां पर डिस्क्वालीफाई करने का प्रयत्न एक बार कर चुका था, परंतु वो आपको यहां देखने को नहीं मिला था। आपको यहां देखने को मिलता है 42वें संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत आपको धारा 4 और 55, ठीक है, याद रखना। ये कॉमन क्वेश्चन नहीं होते, रेयर क्वेश्चन, इनको डायरेक्टली ऐसे ही याद रखिएगा, डायरेक्टली ऐसे ही याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 ने किस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? 102वां संविधान संशोधन। अब आप मुझे बताइए कि इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, आप मुझे इससे रिलेटेड आर्टिकल के बारे में चर्चा करके बताएंगे कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो इस चीज से रिलेट करेगा। सीधे तौर पर चर्चा कीजिए और मुझे बताइए। देखो अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर ये देखने को मिलता है एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आपको देखने को मिलता है जिसको एनसीबीसी कहा जाता है। अगर मैं आर्टिकल की बात करता हूं कौन से आर्टिकल इससे रिलेट करते हैं, ठीक है, तो आर्टिकल के बारे में याद रखना कि सर 338 बी आपको यहां देखने को मिलेगा जो एनसीबीसी से रिलेट करेगा। 338 बी माइनॉरिटी कमीशन आपका इसमें नहीं आता। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 में बनता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, याद रखें। अगला सवाल, सवाल नंबर 28 है 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 किससे संबंधित था? तो जो 99वां संविधान संशोधन आपको देखने को मिलता है वो रिलेट किससे करता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, ठीक है। चलिए अब करेक्ट आंसर की मैं बात करता हूं कि जो 99वां संविधान संशोधन है ये एनजेक से रिलेट करता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजेएसी। ये सवाल यूपीएसआई में नहीं आया, ये सवाल हमारा सेल्फ क्रिएटेड है ताकि ये आगे भविष्य के पेपरों में आ पाए, ठीक है, भविष्य के पेपरों में आ पाए, इसके बारे में याद रखना। अब मैं इसमें समझाने का प्रयत्न करता हूं कि जो आपको देखने को मिल जाएगा एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आपको देखने को मिलता है, ये 6 सदस्यीय निकाय आपका बना था। क्या बना था? 6 सदस्यीय निकाय आपका बना था, लेकिन इसने किसको रिप्लेस किया था? एनजेक के द्वारा कोलेजियम प्रणाली को यहां पर हटाया गया था। एनजेक ने क्या किया था? कोलेजियम सिस्टम को हटा दिया था, कोलेजियम को प्रभावित किया, कोलेजियम को प्रभावित किया था, कोलेजियम को प्रभावित किया था। तो जो कोलेजियम सिस्टम आपको देखने को मिलता है इसको यहां पर प्रभावित किया गया, तब जाकर ये आया। कोलेजियम जो था 1993 में बनता है। कोलेजियम में कितने सदस्य होते थे? सर 5 जज हुआ करते थे। काम क्या होता था? जुडिशरी अपॉइंटमेंट कराना। आगे जज कौन बनेगा, क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, वो सब चीज कोलेजियम सलाह देता था राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति आगे काम करता था। बट इस चीज को अलग परिवर्तित कर दिया गया, फिर 6 सदस्यीय निकाय बना दिया गया। अब जैसा बच्चे कह रहे हैं सर लेवल बढ़ाओ, मुझे आंसर बता दीजिए एनजेक का खत्म कब किया गया था, इसको खत्म कब किया गया बताइए। जीएसटी काउंसिल होती है, लोकपाल का जो बिल है 2000 पहले 1967 में भी आया था बट ये चल नहीं पाया, तो यह 2014 में पारित हो जाता है। 2019 में पहले पिनाकी चंद्र घोष प्रथम अध्यक्ष इसमें आपको देखने को मिलते हैं। जीएसटी काउंसिल कब बनता है? 2016 में बनता है। इसका जो आर्टिकल है 279A आपको देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखना। तो मैंने इसको पूछा खत्म कब हुआ था? अक्टूबर 2015 में। क्यों खत्म हुआ था? एनजेक किस आर्टिकल का उल्लंघन है? बताने वाले बच्चों को तुरंत दरोगा घोषित करूंगा। जो बच्चा कह रहे हैं लेवल बढ़ाओ, बढ़ क्या लेवल? एनजेक जो है किस आर्टिकल का उल्लंघन था? यह किस आर्टिकल का उल्लंघन था? यह किस आर्टिकल का उल्लंघन आपको देखने को मिलेगा? ये किस आर्टिकल का उल्लंघन था? फटाफट मुझे बता देंगे यह किस आर्टिकल का उल्लंघन आपको देखने को मिल जाएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले इसके बारे में मुझे बताओ ये किस आर्टिकल का उल्लंघन था? आर्टिकल का उल्लंघन मुझे बताओ, ये मुझे चाहिए आपसे कि आप इसके आर्टिकल के उल्लंघन के बारे में चर्चा करें। सर अगर मैं इसके आर्टिकल के उल्लंघन के बारे में आपको बताऊं तो बहुत स्पष्ट तौर पर आपको समझना होगा आर्टिकल का उल्लंघन। गधो, अबे आर्टिकल 50 का उल्लंघन है ये, यही तो बुद्धि लगानी होती है। कितनी बार कहा है कि क्लास में ध्यान से पढ़ा करो, पर नहीं, तुम्हें मजे लेने होते हैं। अबे आर्टिकल 50 का उल्लंघन है। आर्टिकल 50 कहता है कार्यकारी में और जुडिशरी में कोई भी सम्मान ना हो, एकदम ये चीज नहीं होनी चाहिए, अलग रहनी चाहिए दोनों। तो इसमें 6 सदस्य जो थे, 3 एग्जीक्यूटिव के थे,
एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी थे और 3 इसके अंदर जुडिशियरी के थे। अब तो ये तो गोलू गोलू हो गए ना, तो गोलू गोलू नहीं होने चाहिए, दोनों अलग होने चाहिए। दिमाग में बात आई, घर जाई सो जाई बाबू, ऐसन बात थोड़ी बहुत सिलेक्शन होते रहे, तुम्हारे बुद्धि में थोड़ी बहुत बात जा रही है कि नहीं? सिंह साहब क्या हाल से हैं, के ढंग से? ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है अगला सवाल, 99वें संविधान संशोधन की वैधता को सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में असंवैधानिक घोषित कर दिया? कौन सा आपको यहां पर वाद देखने को मिलता है, इसका मुझे थोड़ा बताइए। ठीक है, राम राम भाई साहब, ठाकुर पूछने लग रहे हैं 894 सर कैसे हैं आपकी बतानी है, बताओ। ठीक हूं, ठीक हूं भाई। ठीक है, भाई परिवर्तन है, जमा गच हूं भाई मैं। अभी कहा गया कि जमा गच बताना है, ठीक है तो भाई जमा गच हूं। ठीक है, चलिए ठीक है, अब फटाफट हम बात करते हैं एनजेएसी के बारे में। बात को समझिएगा, पूछा जा रहा है कि जो 99वें संविधान संशोधन है किससे रिलेट करता है। ये सवाल 2016 में कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर में आया था। चुन चुन के आपके सवाल यहां से उठाए गए, मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बचेगा जो आपका यहां पर कवर ना हो जाए। ठीक है, बात को समझना। केशवानंद भारती का केस 1973 का हो नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड बिल्कुल करेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के, आपको याद है डीवाई चंद्रचूड़, इसको डीवाई चंद्रचूड़ लीड कर रहे थे। ठीक है, चलो डीवाई चंद्रचूड़ was leading this। आगे चल के वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज भी बने हैं, उस समय वो इसको लीड कर रहे थे। इंदिरा साहनी का केस 1990 का है, विशाखा केस 1997 का है। विशाखा केस किस लिए आया था? यह महिलाओं के लिए पॉश एक्ट का बेस बनता है। अरे डट जाओ भाई, अरे यह पॉश अधिनियम का आधार है, पॉश अधिनियम का आधार आपको देखने को मिलता है। अगला सवाल, 105वें संविधान संशोधन विधेयक जो अभी लंबित है, पारित हो चुका है, यह किससे रिलेट करता है? फटाफट बताइए। ठीक है, यह आपका कहां पर आपको देखने को मिलेगा? 105वां संविधान संशोधन किससे रिलेट कर रहा है? 105वां संविधान संशोधन किस चीज से रिलेट कर रहा है, इसके बारे में चर्चा करिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर डिले। यह कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर में नहीं आया, यह टैग गलत है। ठीक है, ये किसी किताब में दिया हुआ था, ये टैग गलत है, फेक बातें नहीं चलेंगी भाई। 105वें संविधान संशोधन के बारे में बात की जा रही है, फटाफट बताओ 105वां संविधान संशोधन किससे रिलेट करता है? ठीक है, सिमल्टेनियस इलेक्शन, कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, देखो मेजरली बच्चों का कहना है भैया लोकसभा और विधान, 106वां संविधान संशोधन है बच्चे इनके लिए, तो 106वां संविधान संशोधन, थोड़ी बुद्धि तो लगाइए। ठीक है, चलिए इसके अंदर एक्सटेंशन ऑफ एससी एसटी रिजर्वेशन बच्चे, वो तो 104 हो चुका है, ऑप्शन नहीं है। 106वां संविधान संशोधन है, 104वां है। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट इसमें कभी नहीं हुआ, 2019 में ही होकर रह गया था वो तो। ठीक है, सिमल्टेनियस इलेक्शन की भी बात नहीं की गई, करेक्ट आंसर इसमें ई बनेगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कास्ट बाय स्टेट, इसमें ई ऑप्शन बनेगा कि भाई ओबीसी, एससी या एसटी वर्गों को सूची में शामिल करने की, सूची में राज्य सरकार द्वारा शामिल किया जा सकता है, राज्य सरकार भी शामिल कर सकेगा, राज्य सरकार भी शामिल कर सकेगा, शामिल कर सकेगा। ये था आपको जो 2021 में आपको देखने को मिला है, 2021 में आपको देखने को मिला, ई ऑप्शन है भाई इसमें। ठीक है, अब नहीं था तो मैं क्या करूं, मुझे तो क्या है कि मुझे सही बताना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता ऑप्शन क्या है, ना ना ना, अरे भाई ऑप्शन से खेलने वाले को ना तुमने क्या लगा था बाल बड़ा बदमाश बने हैं ना जी ना, बिन बाला के भी सिस्टम पर ऐड दिया करे हैं। चलिए 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 ने क्या प्रावधान किया था? व्हाट डिड 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 प्रोवाइड? तो अगर हम बात करें इसके अंदर, आपसे जो 81वां संविधान संशोधन पूछा जा रहा है वो किस चीज से रिलेट करता है? सर 81वां संविधान संशोधन के बारे में हम बात करें, उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। सर जी 81वां संविधान संशोधन किस लिए था? सन 2000 का। ठीक है, रिक्तियों को अगले वर्ष ले जाने की अनुमति थी, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की रिक्तियों को अगले वर्ष ले जाने की बात कही गई थी। जी हाँ, ये अगले वर्ष तक इसको मतलब अगले वर्ष तक के लिए इसको लंबित कर दिया था कि नेक्स्ट मैटर के अंदर भी ये जाएंगे, ये चीज इसमें की गई थी एससी एसटीज के लिए। ठीक है, याद रखोगा। ठीक है, रिजर्व इन एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा में आरक्षण ऐसा कुछ नहीं है,
वुमेन्स रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, इससे रिलेट ये नहीं करते। आगे बढ़ो। 85वां संविधान संशोधन 2001 SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण में क्या परिवर्तन किए गए, थोड़ा सा इसके अंदर बताएंगे कि भैया 81वें संविधान संशोधन के अंतर्गत के बाद आपको 85वां संविधान संशोधन देखने को मिलता है, क्या किया गया, फटाफट बताइए। 85वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? अरे भाई बताओ एक बार, ये कहो के ढंग से, ठीक है क्या? चलिए ठीक है, अरे लाइक भी कर लो, 600 पार कर लेते हैं। सर हमें भूल गया, प्रिंस भाई था, मैं कैसे भूल जाएंगे यार, हैं? तब तो तब भी थे जब उड़े भाई साहब बैच वाले बालक होना था, हम जानूंगा भाई साहब मैं तुम्हें, ठीक है। चलिए, इसने परिणाम स्वरूप वरिष्ठता दी, कॉन्सिक्वेंटली इसको सीनियरिटी दी जाती है, इट प्रोवाइडेड फॉर सब्सिक्वेंटियल सीनियरिटी। इसमें कहा गया कि जिसका जॉब अपॉइंटमेंट पहले हुआ है, पहले प्रमोशन उसका ही होगा। SC या ST की बेसिस पर इसके अंदर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। पॉइंट ये था, इसने आरक्षण को पूर्णतः समाप्त भी नहीं किया था, बट इसने इसमें प्रोवाइड किया था सब्सिक्वेंटल सीनियरिटी। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप ये देखेंगे कि क्लास के अंदर जो हमारा सबसे पुराना छात्र होगा, आज की डेट में अगर वो अच्छा कर रहा होता तो वो ऑलरेडी सिलेक्ट होता। क्यों? क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई अच्छा नहीं कर रहा है तो वो धीरे धीरे अच्छा करेगा। एक वैकेंसी के अंतर्गत, एक कंपनी के अंतर्गत जो पहले आया है उसको वरीयता दी जाएगी, यही बात यहां पर की गई थी। ठीक है, चलो, इसने आरक्षण 25% तक सीमित कर दिया। ऐसा कुछ नहीं, आरक्षण को कभी भी सीमित नहीं किया गया है। क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू की, वो 1993 में लागू हुई थी, 2001 हो चुका है, पहले की ही बात है। अगला सवाल ये रहा, 32वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के संदर्भ में क्या कथन सही है? इसके बारे में भी मुझे थोड़ा सा बताइए कि अगर हम बात करें 32वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है, चलिए, अगर आपसे पूछा जाए 32वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के संदर्भ में सही कथन क्या है? इसने आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन किया? इसने सिक्किम को भारत का राज्य बनाया? बिल्कुल नहीं। गोवा को राज्य का दर्जा दिया? नहीं। मिजोरम को यूटी बनाया? क्या क्या मिजोरम कभी यूटी रहा है? ठीक है, चलिए फटाफट बताइए, क्या मिजोरम कभी यूटी रहा है? इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, फटाफट बताइए। देखो, इसके अंतर्गत अगर मैं बात करता हूं कि 32वां संविधान संशोधन जो आपको देखने को मिलता है, इसके बारे में थोड़ी सी इसमें थोड़ा तो आपको इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा भैया, थोड़ा तनिक सोचिएगा। जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर सिक्किम को शहर राज्य बना दिया गया। भैया जहां तक मेरी बुद्धि काम कर पाती है, 35वां संविधान संशोधन था जो 1974 में हुआ था, सिक्किम को शहर राज्य बनाया गया था। आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन अधिनियम को लागू किया गया था सर 1 अक्टूबर 1953 में, विदाउट रिजर्वेशन इसको यहाँ पे लागू कर दिया गया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं करेक्ट आंसर आपको इसके अंदर देखने को मिलता है डी, मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, बट ये थोड़ा डाउट में है। गिव्स स्टेटहुड टू गोवा, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा जो मिलता है वो 56th CAA के माध्यम से मिलता है 1987 में। ऊपर के तो सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, तो इसमें फिर यही ऑप्शन बचता है, इस वजह से मैंने इसको सही किया है। हालांकि ये भी इसके अंदर गलत ही है कि ये इसमें सही हो जाए, ये भी मुश्किल ही है। ठीक है, ये भी मुश्किल ही है। ठीक है, ये भी मुश्किल है कि इसमें सही हो, एक बार इसको देखिएगा आप। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 ने किस भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया था? बहुत बढ़िया, ये तगड़ा सवाल है, ये अच्छा सवाल आपको देखने को मिलेगा। बना परेशानी के इसमें बताइए, फटाफट बताइए। देखो, आपसे मैंने पूछा कि आप मुझे यहां पर बताएंगे, जिसमें पूछा गया है कि 36वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत संघ को पूर्ण राज्य बनाता है, सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया जाता है। 16 मई 1975 में सिक्किम पूर्ण राज्य बना, सिक्किम बिकेम द फुल स्टेट, सिक्किम पूर्ण राज्य आपको देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे, सिक्किम पूर्ण राज्य आपको देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत भी आप चीजों को थोड़ा सा याद रखेंगे, समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। आगे देखिए, 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 किससे संबंधित है? ये सवाल अच्छा है सर, यह आपको देखने को मिलता है 3 बीघा कॉरिडोर के अंदर। ठीक है, चलिए देखो, अगर हम बात करते हैं, देखो अगर हम बात करें इसके अंतर्गत लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट की बात की जा रही है जो बांग्लादेश के साथ था। NJAC 99 में है, वुमेन्स रिजर्वेशन 106 में है, और आपका जो बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है यह 2015 में है। इससे पहले पहली बार कब हुआ था? 1974 में हुआ था। 3 बीघा कॉरिडोर कॉन्सेप्ट यही था। बांग्लादेश है। रिलेट करने वाले राज्य जो रिलेट करते हैं त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम, मिजोरम, ये क्षेत्र है जो इस पूरे के पूरे आर्टिकल में इंपैक्ट रहते हैं। खैचोगे मीटर? ठीक है,
अच्छा, इसकी थ्योरी भी पढ़ा दूं क्या? पूरे के पूरे संविधान संशोधन की थ्योरी पढ़ा दूं, अभी पढ़ा दूंगा। अगर आप क्लास को लाइक कर देते हो तो पूरे के पूरे संविधान संशोधन की थ्योरी कैसे पढ़नी है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए एक बार कह दीजिए थियरी 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 थियरी, और फिर देखिएगा आप क्या चीजें अब यहां कही जाएंगी। अगला सवाल ये रहा, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने किस भाषा को आपके 8वीं अनुसूची में जोड़ा था? सर बोला जाता है एनएमके, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, क्योंकि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली ये सारी की सारी सिंधी जोड़ी जाती है 21वें में 1967 में, और ये जोड़ी जाती है यहां, और ये जोड़ी जाती है 92nd में 2003 में। करेक्ट आंसर होगा इसका कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। थियरी कह दिया गया है तो मेरा कर्तव्य बनता है चलिए थियरी के बारे में बताऊं। हालांकि पूरी पॉलिटी की जो थियरी है, अच्छा मैं यहां एक बहुत बड़ा कंसेप्ट डेवलप कर रहा हूं, मतलब काम कर रहा हूं। ठीक है, मेरा ये काम नहीं होता हल्ला मचा दूं, ये कर देंगे वो कर देंगे, अजी क्या जी करके दिखाओ जी, जी परेशान हो गए करके दिखाओ जी। तो मैं आपको कुछ नया कंटेंट बना रहा हूं जिसपे मैं ऑलरेडी काम शुरू कर चुका हूं। इस लेवल का कंटेंट आपका बनेगा, इस लेवल का, देख रहे हो आप? इस तरीके से मैं आपको सारे कंटेंट पढ़ाऊंगा यार। ये देखो, ये लेवल देखो, ऐसे पूरा स्ट्रक्चर्ड वे कि जैसे पहली 10 तक अरबों के अटैक को पढ़ा दो तो वो ऐसे पढ़ा दूंगा, बिल्कुल लेवल देख रहे हो, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर, परफेक्ट, सटीक और शॉर्ट में। तो ये चीज आपको जो देखने को मिलेगी सेम पॉलिटी में देखने को मिलेगी, ये भी आपको मिलेगी। ठीक, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं वो जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी, स्पेशल आपके हर एक एग्जाम के लिए। मतलब एसएससी स्पेशल ये अपना अलग आएगा, यूपीएसआई स्पेशल अपना अलग आएगा। इस वाले कंटेंट के लिए एक लाइक मैं पर्सनली चाहूंगा कि आप बताइए। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको यहां बताया कि भैया आपको जो यहां कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, अपने जो कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे वो भी समझिएगा कि भैया जी आपको जो सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, थ्योरी अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अमेंडमेंट बाय जीत राणा, बाय जीत आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यह आपको देखने को मिल जाएगी। 3 घंटे की वीडियो है, 2 घंटे 54 मिनट 59 सेकंड की वीडियो है। आप इस पूरी वीडियो पे जब क्लिक करेंगे तो ये किसी एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, किसी एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, ये सब एग्जाम के लिए थियरी थी। ठीक है, तो ये देखो बहुत बढ़िया। उस समय में क्यूट प्लस प्लस हुआ करता था, ये तब की बात है जब वजन मेरा थोड़ा कम हुआ करता था। ठीक है, और इस लेवल की क्वालिटी के साथ आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, इस लेवल की क्वालिटी के साथ, हाथ से रिटर्न हैंड रिटन फॉर्मेट में। ठीक है, चलो जी चलो, हटो बच्चों, अरे हट जा, ठीक रहे है। ठीक है, तो ये भी आपको यहां देखने को मिल जाएगा, इसके लिए भी थोड़ा सा आप रेडी रहना, है ना। बाकी आप लोगों के लिए जो ये प्लेलिस्ट है विजय भव प्लेलिस्ट, ये भाई इतनी तगड़ी प्लेलिस्ट बनेगी कि आप खुद भी कहोगे कि वाह वाह क्या बात है। तो मैंने फिर पूछा 92वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई है? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली। आगे हम बात करते हैं, लीजिए अगला सवाल है, 39वें संविधान संशोधन 1975 का मुख्य उद्देश्य क्या था? फटाफट बताइए, 39वां संविधान संशोधन 1975 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, चलिए फटाफट बताओ। अब बच्चों को लगेगा कि इसका तो कुछ और ही है। ठीक है, चलिए चलो, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से परे रखना, आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त करना, बहुत बढ़िया, राष्ट्रपति के चुनाव को संरक्षित करना, टू प्रोटेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो बच्चों को लगेगा कि सर इसमें डी आंसर होगा क्योंकि सारे ही सही हैं, बहुत बढ़िया। वह बुद्धि थोड़ी तो लगा करो, राष्ट्रपति के चुनाव को संरक्षित कब किया गया था? कभी भी नहीं हुआ, ये तो संरक्षित कभी नहीं हुआ। आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त जो किया गया था वो 40 सेकंड में किया गया है, तो ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर ए, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से परे कर दिया। कि पीएम और स्पीकर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू जो होंगे, इनका इलेक्शन जो है आप इनको लेकर कोई केस नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अगला सवाल ये रहा। अगला 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 ने आपातकाल की उद्घोषणा को किससे मुक्त कर दिया था? आपातकाल की उद्घोषणा को किससे मुक्त कर दिया था? यह भी तगड़ा सवाल है, यह भी आपको मजबूत और तगड़ा सवाल ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मजबूत और तगड़ा सवाल ही आपको यह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो खैचे मीटर, चलिए
देखो अगर आपसे पूछा जाए 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 ने आपातकाल की उद्घोषणा को किससे मुक्त कर दिया? सर न्यायिक समीक्षा से, जुडिशियल रिव्यू से मुक्त कर दिया था 38वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 के अंदर आ चुका सवाल है, आंसर होगा न्यायिक समीक्षा। आप इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते, इस सवाल इसके अंदर पूछा गया है। 89वें संविधान संशोधन 2003 के बारे में क्या सही है? अगला सवाल है इसके अंदर, इट इंक्रीज रिजर्वेशन इन पंचायत। पंचायत में रिजर्वेशन ऑलरेडी पहले ही बन चुका था, इसके द्वारा मतलब बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। शिक्षा में आरक्षण का प्रावधान कभी हुआ ही नहीं है। महिला के आरक्षण को लागू किया 1992 के एक्ट 73 के द्वारा यह हो चुका था। इसने अनुसूचित जनजाति के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग का गठन किया था, यानी इसने 338A बनाया था। इसके बारे में याद रखना। इसने आर्टिकल 338A को जन्म दिया, आर्टिकल 338A को जन्म दिया था, और वो 2003 के बाद 2004 में स्थापित भी हो गया था। इसके बारे में भी आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 किससे संबंधित था? बताइए। 95th संविधान संशोधन 2009 किससे रिलेट करता है? भाई थोड़ा अपनी बुद्धि में एक बात याद रख लेना, जैसे क्लास के अंदर बच्चे आकर दिल से दिल फेंक रहे हैं, बातों को मेरी तुम समझ लो जरा, जिसमें 2009 आए। इस प्रकार के जो अधिनियम होते हैं ये सब के सब रिजर्वेशन को एक्सटेंड करने के लिए होते हैं, और वो भी SC/ST का रिजर्वेशन। SC/ST के लिए आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाकर सन 2020 तक के लिए कर दिया गया था। करेक्ट आंसर आ ही होगा जी, समझे कि नहीं? बहुत ही बढ़िया, बुद्धि को लगाइए और सवाल के जवाब को दीजिए। आगे हम बात करते हैं। 88वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ने किस अनुच्छेद को जोड़कर सेवाओं में कर लगाने का प्रावधान किया? सेवाओं में कर लगाने का प्रावधान की बात की जा रही है। री एग्जाम 2024 88वां संविधान संशोधन है, इसके बारे में थोड़ा बताइए भाई। छींक आ गई थी मुझे थोड़ी सी। जो बच्चे कह रहे हैं BNS नहीं हुआ, BNS होगा भाई, क्लास लगेगी अभी। पहले मेरी बात को समझिए और समझिए। 268A इसके अंदर यह उल्लेखित नहीं है। ठीक है, चलिए देखो, अगर मैं बात करता हूं 88वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ने किस अनुच्छेद को जोड़कर सेवाओं में कर लगाने के लिए बाध्य किया था? यार कोई भी लागू नहीं हुआ था, क्योंकि 88वां संविधान संशोधन आपका सफलतापूर्वक आगे ही नहीं बढ़ पाया था। करेक्ट आंसर इसमें डी होगा। अबे डी होगा इसमें करेक्ट आंसर, बुद्धि लगाओ। पारित ही नहीं हो पाया था, ये पारित ही नहीं हो पाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला सवाल है। 98वें संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक किससे संबंधित है जो लैप्स हो गया? ठीक है, विच लैप्स वाज रिलेटेड टू व्हाट? 98वां संविधान संशोधन है जो वर्तमान में अब काम नहीं करता। वह किस चीज से रिलेट करता था? जो वर्तमान में आपको लैप्स हो गया है, यानी वर्तमान में आपको देखने को नहीं मिलता। मतलब SC/ST के अंदर सब कैटेगराइजेशन, यानी आर्टिकल 341 का चेंज, आर्टिकल 341 के चेंज की बात की जा रही है। यानी SC/ST के अंदर भी रिजर्वेशन होगा, सब कैटेगराइजेशन होगा। SC में भी अधिक SC कौन, ST में भी अधिक ST कौन? SC/ST के अंदर सब कैटेगराइजेशन की बात की गई थी, हालांकि अभी वह काम नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। बच्चे लैप्स हो गया था ना, वो तो लैप्स हो गया था ना। अरे यूपी वाली क्लास कल चलेगी। नेक्स्ट अगला सवाल, 54वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 ने किसके वेतन और भत्ते बढ़ाए थे? बताइए। सर 54वां संविधान संशोधन 1986 PM का और उसके काउंसिल का यहां पर भत्ता बढ़ाया गया था, याद रखना। प्रधानमंत्री और मंत्रियों का वेतन बढ़ाया गया था। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन निर्भर तो संसद पर ही करते हैं, उनको बढ़ाने के लिए चीजें देखने को नहीं मिली है। ठीक है, उसको रीचेक हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित वेतन संसद बढ़ाता है, बट वो इसी के रेशो में बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री और मंत्रियों का संसद में वेतन। 44वें संविधान संशोधन ने 352 में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किए? आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया। ठीक है, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश अनिवार्य कर दी। दोनों ही इनके द्वारा किए गए थे। इन्होंने यह भी किया था
कि बगैर लिखित अनुमति के इसकी घोषणा नहीं हो सकती। ठीक है 268 ए को देख लिया जाएगा। अब पहले यहां पर ध्यान देना, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, 82वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2000 के बारे में क्या चीज आपको देखने को मिल जाएगी? ठीक है, क्या चीज आपको यहां देखने को मिल जाएगी? सर ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान हुआ ही 2019-20 के अंतर्गत है, तो ये तो वहां जाएगा ही नहीं, ये तो वहां जाएगा ही नहीं। इसी के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि किस चीज से रिलेट करेगा। फटाफट बताइए। देखो अगर हम बात करें जो रोस्टर सिस्टम है, रोस्टर सिस्टम आपको जो देखने को मिलता है उसके बारे में हम बात करते हैं कि रोस्टर सिस्टम के अंदर ढील दी गई है। रोस्टर सिस्टम के अंदर जो ढील दी गई है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए अनुपम सैनी कह रहा है आज दाऊ मैं नोट्स बना रहा हूं, इसीलिए शांति से पढ़ रहा हूं, लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। वाह वाह वाह। बड़ा तुम लोगों का डर होगा जो आपको नाकारा समझते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम कोई आम आदमी नहीं हो। तुम आगे आने वाले अपने गांव के वो दरोगा हो जिसका भौकाल आसपास के 5 गांव में जाएगा। आप पंचगांव डराकुर प्रमुख दरोगा जी बनेंगे। यशस्वी भवा। SC/ST के लिए आरक्षण में रोस्टर सिस्टम में ढील दी जाना, तो 82वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2000 के बारे में एकदम बेहतरीन कथन था, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसने महिला आरक्षण लागू किया, वुमेन रिजर्वेशन। एक तो मेरे बच्चे 1992-1993 में लागू हो गया था। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन अभी रिसेंट में देखने को मिलता है। शिक्षा में रिजर्वेशन का प्रावधान डायरेक्टली कभी नहीं किया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये लीजिए 55वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 ने किसी राज्य का दर्जा दिया था। 55वां संविधान संशोधन यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 है। 1986 में किसको दर्जा मिलता है? गोवा को जो मिला था वो 56 से मिला था। यहां मिलता है मिजोरम को, मिजोरम को दर्जा मिलता है, और वो कब मिलता है? 55वें संविधान संशोधन के द्वारा। 53 से जो मिलता है, 53 से मिलता है अरुणाचल को, फिर यहां मिलता है मिजोरम को, ठीक है। चलिए बिना परेशानी के आप इसके बारे में भी याद रखेंगे। मिजोरम आपको यहां देखने को मिल जाएगा, कोई आंसर नहीं है। नहीं मिजोरम उल्टा बता दिया मैंने, अरुणाचल होगा, अरुणाचल। अरे मैंने गलत बता दिया है, ये 53वां है और अरुणाचल है 55वां। पहले मुझे याद आया, पहले रम खत्म की जाती है उसके बाद हाइट पे जाया जाता है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट होता है पहले रम खत्म कीजिए उसके बाद आपको हाइट पे जाना होता है, ओके। आगे बढ़िए, अगला सवाल। निम्नलिखित संविधान संशोधनों और उनके प्रावधानों का सही मिलान करें। 42वां संविधान संशोधन, इसके थ्रू क्या जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। 86वां संविधान संशोधन, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन, मतदान आयु को घटाना। 2 का ए आपको एक जगह ही देखने को मिल रहा है, बात खत्म। 2 का ए आपको एक ही जगह देखने को मिलता है, बात खत्म। ठीक है, चीजों को बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अरे भाई बिल्कुल मारकर गिर गया था तो उसको उठाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, संविधान के अनुच्छेद 368 की बात की जा रही है, ठीक है। थैंक यू सर, आप बहुत गुड पर्सन है, आपका बहुत बहुत आभार, ठीक है। चीजों को समझिएगा और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ जी दरोगा जी, करेक्ट आंसर पूछा जा रहा है। 24वां संविधान संशोधन, 42वां, 44वां या उपरोक्त में से कोई भी नहीं पूछा जा रहा है। मूल संरचना शब्द की जोड़ने का प्रयास किया गया था 368 में, तो वह किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? मूल संरचना शब्द को जोड़ने का जो प्रयास है वह कब किया गया है, इसके बारे में आप बताइए। आंसर क्या होगा सर जी? बात को ध्यान से सुनिए। इसका प्रयास किया जाता है 1976 में। अब 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ, ये 76 में हुआ, यानी 1976 में, ये 1978 में। करेक्ट आंसर होगा 1976। अब मूल संरचना शब्द को इसमें जोड़कर इंदिरा गांधी जी स्पष्ट करना चाहती थी कि हम संविधान के अंदर कभी भी चीजों को परिवर्तित नहीं करना चाहते,
हम केवल संविधान के अंदर ऐसे बदलाव लेकर आना चाहते हैं जो संविधान को बेहतर कर देंगे, संविधान को बेहतर कर देंगे। इस प्रकार की बातें यहां पर कही गई थी। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे हम बात करते हैं। लीजिए, संविधान संशोधन के संदर्भ में विशेष बहुमत का अर्थ क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। विशेष बहुमत को संविधान के किस आर्टिकल में उल्लेखित किया गया है? एक बच्चे ने 2-3 दिन पहले इंस्टाग्राम पर भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था, उनको ताबड़तोड़ जवाब दिए गए थे। इंस्टाग्राम पर भौकाल जवाब दिए जा रहे हैं। अगर आपको बैच से रिलेटेड या अन्य कोई भी समस्या है तो वो आप इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। तूफानी सेवा चल रही है, सीधे जवाब दिए जाएंगे, बस आप कायदे में रहिएगा। ठीक है। चलिए, अरे निक्की नाम से जो एक छात्र कमेंट कर रहा है आर्टिकल 268 में, जी हाँ, उसका जवाब 268 आर्टिकल ही होगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, देख लिए हैं हम। अब समझिए, सवाल नंबर 50 है ये। सवाल नंबर 50 आपको ये देखने को मिल रहा है, इसके बारे में चर्चा करके बता देता हूं। ध्यान से पढ़ना कि प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता को बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ठीक है, प्रत्येक सदन में 3-4 नहीं, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में साधारण बहुमत। बिल्कुल नहीं, करेक्ट आंसर होगा ये। आर्टिकल पूछे 368 का दूसरा क्लॉज आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 368 का दूसरा क्लॉज आपको यहां देखने को मिल जाएगा। 368 क्लॉज 2 आपको यहां देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। जो बच्चे कह रहे हैं सर कल की मूल विधि की क्लास शो नहीं हो रही, थोड़ी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे, चैनल पर जाएंगे, आपके खुद के चैनल पे लाइव में जाएंगे। ओफो, ये तो बीएनएस की वही क्लास है जो आप शो नहीं हो रही बता रहे। क्या बात करते, इस क्लास पे आप क्लिक करेंगे, अरे ये तो क्लास चल गई, अभी तो आप कह रहे थे शो नहीं हो रही। इतना मारूंगा K2F बाबू, इसमें आप खुद देखेंगे कि क्लास में वही जर्सी, वही मैं और वही बेहतरीन कंटेंट आपको यही देखने को मिल रहा है। कमाल की बात है, आप इसको जरूर देख लेंगे। ठीक है, अच्छा अगर आप चाहते हैं, क्या आज चाहते हैं कि आज भी बीएनएसएस की क्लास हो? आगे हम बात करेंगे अगले सवाल की तरफ। ये रहा, संविधान संशोधन ने 3 प्रक्रियाओं साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस राज्यों की पुष्टि में से किस प्रावधान के लिए तीसरी प्रक्रिया आवश्यक है? मतलब बच्चे, कॉन्सेप्ट अगर आपसे पूछो संविधान संशोधन में, ये केवल 2 ही प्रकार से हो सकती है। इसके अंदर एक तो होता है साधारण बहुमत और दूसरा होता है विशेष बहुमत। ये इसी का एक उप प्रकार है, या इसी का एक उप प्रकार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति आपको देखने को मिलता है। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति आपको देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। मोड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट परफेक्ट है, इसके लिए ही तीसरी प्रक्रिया आवश्यक है। कॉन्सेप्ट यही आपका हो जाएगा, यही आपको कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, करेक्ट है, चलिए याद रखेंगे। ठीक, चलो दूसरा है केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण, या साधारण में भी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से ये भी विशेष चाहिए। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान ये भी विशेष है। उपरोक्त सभी इसके अंदर चाहिए होते हैं, उपरोक्त सभी इसके अंदर चाहिए होते हैं। डी होगा, अरे डी ऑप्शन होगा, डी तो देखा ही नहीं मैंने, डी ऑप्शन नहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 10वीं अनुसूची दल बदल के अंतर्गत पूछा गया है। दल बदल किस स्थिति में सदस्य अयोग्य नहीं होगा? दल बदल के मामले में किस स्थिति में अयोग्य घोषित नहीं हो सकता कोई भी सदस्य? तो बताइए तनिक, कैसन बात इसके अंदर रहेगी, कैसन बात इसके अंतर्गत रहेगी, फटाफट बताइए। लाइकों को 700 के पार कर देते हैं। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। देखो बच्चे, एंटी डिफेक्ट, यदि किसी राजनीतिक दल के किसी सदस्य ने अपने दल की पूर्व अनुमति के बिना सदन में मतदान में भाग नहीं लिया, पूछा है, नॉट डिस्क्वालिफाइड। ठीक है, चलो यह मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट वैसे है नहीं। यदि किसी दल का विलय होता है और मूल दल से कम 2/3 सदस्य विलय पक्ष में है, इस परिस्थिति में एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होगा। इस परिस्थिति में एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होगा। हाय रे छोरियो भी कम तुम, ठीक है चलिए रुके, मैं एक बार पढ़ देते हैं हम, एक बार, अरे मैं पढ़ देता हूं। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी कमेंट आई है, और यह एक छात्र हैं क्लास के अंदर, इनकी एक कमेंट आपको देखने को मिली, अच्छी कमेंट है इसलिए मैं पढ़ देता हूं।
अरे छोरियो थम भी कम कोनी सुधर जाओ, जित जित छोरा देखा था मैं छिड़ लागरी हो, बैनो मार जाओ मैडम वाली थी खल। ठीक है, ये रोहिणी का कहना है। देखिए मैं आपको यही बताऊंगा कि जी हाँ, इसी में भलाई है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपको कौन सा देखने को मिल रहा है वो देखिए। 106वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 पारित किससे संबंधित है? देखो 106वां संविधान संशोधन पारित हुआ, ये नए सवाल है अब आपके, ठीक है, नए सवाल है, इनके बारे में समझना। महिला आरक्षण को लोकसभा राज्य विधानसभाओं में लागू करना, परफेक्ट आंसर यही होगा, यही आपको यहां देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, भारत को संविधान में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुके हैं? जनवरी 2026 तक। सवाल लेटेस्ट किसे कहते हैं वो आप यहां देखिए। क्या इतनी डेडिकेशन, इतना अपडेट कोई है क्या? बताइए मुझे, है? अरे भाई डंगती देखो एक बार, 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं एज ऑफ जनवरी 2026। 106 संविधान संशोधन, अभी भी जनवरी चल रही है। अपडेटेशन का लेवल देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पूर्णतः असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था? 99वां, बता चुका हूं, आर्टिकल 50 के बेसिस पर इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। याद रखेंगे, शाबाश। अगला सवाल, 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 की हम बात करते हैं, यह किससे रिलेट करता है? सर प्रिवी पर्स की योजनाओं को समाप्त करने से, प्रिवी पर्स के पूरे कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा दी गई थी। कहा गया था प्रिवी पर्स जो है, ठीक है, चलिए वो आपको देखने को मिलता है कि जो देसी रियासतें हैं उन्हीं को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको बताया था पूर्व राजाओं के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा आपका आर्टिकल 362 भी खत्म हुआ था, 363 खत्म हुआ था, और भी बहुत सारे आपके थे, वो सारे इसी के माध्यम से खत्म हुए थे, जो देसी रियासतों की बात करता है। ठीक है, चलिए, कंटेंट बहुत कड़क है, अनुपम का ऐसा कहना है, बहुत बढ़िया। देवशीन, संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार यदि कोई कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो क्या होगा? वह उस सीमा तक शून्य है जहां तक वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। बहुत बढ़िया, वह वैध है। देखो परफेक्ट आंसर ये कहता है आर्टिकल 13 में, अगर कोई भी ऐसा कानून है, सरकार उसे बनाने की कोशिश करती है जिसमें मौलिक अधिकारों की धज्जियां उड़ रही हैं, तो वह बन ही नहीं सकता। करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है, वह उस सीमा तक शून्य है जहां तक वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। It is derogatory until it is inconsistent. It is derogatory until it is inconsistent. ठीक है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान पूर्वक बातों को याद रखेंगे। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। आशीष भाई, पहलवे संविधान संशोधन 1951 का मुख्य उद्देश्य क्या था? भूमि सुधार कानूनों की रक्षा, आर्टिकल 19 में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाना, दोनों ही ऑप्शन आपको करेक्ट देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 19 के अंदर भी इंपोजमेंट किए गए हैं, वो इसी के माध्यम से किए गए हैं। अवनीश दुबे जी, इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, परफेक्ट है, परफेक्ट है, कैचिए मीटर, बहुत बढ़िया, खुल के खेलो। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, 1वें संविधान संशोधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? भूमि सुधार है, अनुच्छेद 19 में, अच्छा सेम ही है। ठीक है, चलो, 9वीं अनुसूची में रखे गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात में महत्वपूर्ण निर्णय लिया था? देखो, अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपको भूमि सुधार देखने को मिलते हैं, इसके संबंध में निर्णय क्या लिया जा सकता है या यह निर्णय नहीं लिया जा सकता, इसके संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट इसके बारे में चर्चा करेंगे और आप बताएंगे। ठीक है, चलो, ठीक है, चलिए चलिए हम चर्चा करते हैं और सही सवाल की हम बात करते हैं। देखो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है आई.आर. कोलेहलो केस। आई.आर. कोलेहो केस 2007 आपको देखने को मिलता है, जिससे रिलेट ये करेंगे। केशवानंद भारती केस इसमें नहीं देखने को मिलता। करेक्ट आंसर है आई.आर. कोएल्हो केस, आपको यहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो, ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर आपको आई.आर. कोलेहो केस आपको देखने को मिल जाएगा। 84वें संविधान संशोधन 2001 किससे संबंधित था? इसके बारे में आप बताएंगे। लोकसभा और विधानसभा की सीटों को 2026 तक के लिए फ्रीज कर देना, ये तगड़ा सवाल था। और ये रहा आज की क्लास का अंतिम सवाल आपके सामने। 84वें संविधान संशोधन, ठीक है, हो गया ये तो। ये रहा 87वें संविधान संशोधन 2003 के बारे में कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना। 2003 के बारे में कौन सा कथन आपको सही देखने को मिल जाता है? ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल। जो इस सवाल का सही जवाब देगा, मैं उसको स्टूडेंट ऑफ द ईयर नहीं, दरोगा ऑफ द ईयर घोषित करूंगा। कंटेंट कड़क है। इसके अलावा आपके लिए घर के लिए भी क्वेश्चन रखे गए, लगभग 10 से लेके 15 क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए भी रखे गए, जो सारी पीडीएफओ के माध्यम से अभी आपको हमारे टेलीग्राम पर देखने को मिलेंगे। बात को ध्यानपूर्वक समझिए। एक और बात समझना, ध्यानपूर्वक समझिएगा।
अब इसके अंदर जो सवाल है वो भी आपको देखने को मिलेंगे, पहले ये समझ लेना। और जो हमारा टेलीग्राम है, इसी वीडियो में जब वीडियो चल रही होती है ना हमारी, तो यहां पर जो टेलीग्राम लिंक होता है इस पे आप क्लिक करके हमारी पीडीएफ का एक्सेस ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट समझो, यहां पर ये जो 2 क्लासेस हैं, जो यूपी जीके की क्लास है आपकी, उसके लिए प्लेलिस्ट पूरी क्रिएट की गई है यूपी जीके वाली, उसको जरूर देख लेना। तगड़ी ही प्लेलिस्ट आपकी बनी है, 1,10,000 के आसपास लोग इसको देख लेंगे, अभी 1,8 ने देख चुके हैं। और इसके अंदर तगड़ी क्लास आपकी कल भी चली थी, इस क्लास को जरूर देखना। फिर इसके बाद में आगे वाली क्लासेस इसके अंदर कंटिन्यू कराऊंगा, बट पहले इस क्लास को देख लीजिएगा। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से आप जब इस क्लास को भी देख लेंगे तो आपके लिए और अच्छी चीजें कराऊंगा। इसके अलावा जो आपकी ये विजयी भव सीरीज है, इसको आप रेगुलरली कंटिन्यू रहना। पहली वीडियो 50,000 से ऊपर जा रही है। दूसरा, ये जीडी के लिए आज मैंने बहुत तगड़ी वीडियो कराई थी, जिसके अंतर्गत जिसको कहा जाता है एसएससी जीडी हिस्ट्री वन शॉट। भाई अगर अभी आपने ये नहीं देखा है, आपसे विशेष आग्रह है, अभी जाकर 2 घंटे 25 मिनट की वीडियो है, इसको जरूर देखना। इसके अंदर तगड़े तगड़े सवाल मैंने कराए हैं, बहुत अच्छी वीडियो है। दूसरा बात भैया, इसके बाद एक और बात समझ लीजिएगा, मैं भाई जब प्रमोशन करने पे आऊं मैं एक तरफा करूंगा, मैं ऐसे वो नहीं करता कि झूठ बोल के फर्जी वीडियो डाल के प्रमोशन कराऊं। अजय क्या मतलब, एक बार मैं प्रमोशन करता हूं। दूसरा, आप लोगों के लिए जो बैच की डिमांड कर रहे थे, आपके लिए बेहतरीन बैच भी ला दिया गया है, जिस बैच का नाम है तथास्तु बैच। तथास्तु बैच आपको जो देखने को मिल रहा है वो कहां देखने को मिल रहा है, सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर। और उसका पहला जो डेमो है वो आपको कहां देखने को मिलेगा, आपके अपने चैनल पर देखने को मिल रहा है। ये वाला इंडियन पॉलिटी का ही डेमो है, थियरी फॉर्मेट का डेमो है। जितने भी बच्चे, मतलब मैं सच बता रहा हूं, अगर सारे के सारे बच्चे मिलकर अभी इस वीडियो पर लाइक कर देते हैं, जितने लाइव हैं, मैं काउंट गिन रहा हूं, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या किया जाएगा पता है, मैं थियरी ही यूट्यूब पर बहुत कुछ कर दूंगा, वो आपको क्लास में जाके ही पता लगेगा। पहले आप जाके लाइक करके इसमें कोई कमेंट कर दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए आप लोगों के लिए, बताइए। इस कमेंट में कर देना, जैसे हरियाणा से कमेंट आ चुका है अंकित का पहले ही, ठीक है, टेंशन फ्री रहना। आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद।